नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। मैं उत्तम साहू आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नया टॉपिक, भारत के तटीय मैदान घाट्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और हम इन सभी को भारत के सभी मैपों के सहारे पढ़ेंगे, क्योंकि इमेज के सहारे हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होता है समझने में, क्योंकि हमारे सामने जब इमेज होती है तो हम आसानी से पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से मैदान होते हैं, कौन कौन से मैदान भारत में पाए जाते हैं और किन किन नदियों के सहारे इन मैदानों का डेवलपमेंट हुआ है। तो इन सभी को हम मैप के ज़रिए पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको वीडियो अच्छी से समझ नहीं आएगी। तो वीडियो के एंड तक में ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के तट, मैदान और घाट्स को। तो भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है। कितने भागों में भारत के मैदानी क्षेत्रों को बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये तटीय मैदान भारत के पूर्व और पश्चिम तटों पर स्थित हैं और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होते हैं। ठीक है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वह कहाँ पर समाप्त होता है? वह अरब सागर में। और पूर्वी तटीय मैदान है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पश्चिमी तट है वह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। जो पूर्वी तट है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये मैदान भू आकृति दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कृषि, मत्स्य पालन यानी मछली पालन और अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो तटीय मैदानों के महत्व को जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कृषि। तो जो तटीय मैदान होते हैं इनकी विशेषता क्या है? तो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी चावल, नारियल और गन्ने की फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होती है और विभिन्न फसलों की खेती के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो चावल, नारियल और गन्ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण देखी जाती है इस प्रकार की मिट्टी, जो कि तटीय मैदानों पर देखने को मिलती है। दूसरा है मछली पालन। ठीक है। तो तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने का उद्योग व्यापक रूप से भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तट देखने को मिलते हैं, इससे यहाँ पर मछली काफ़ी आती हैं। तो यहाँ पर मछली पालन भी काफ़ी अधिक होता है। अगला पॉइंट है व्यापार और बंदरगाह। अगर तट होंगे तो वहाँ व्यापार होगा, जिससे दूसरे देश अपने नाव जहाज़ों को वहाँ पर लेकर आएंगे और भारत का व्यापार भी इससे बढ़ता है, क्योंकि भारत की कोस्ट लाइन काफ़ी लंबी है। इसलिए भारत का जो भी व्यापार ज़्यादातर होता है वह इन्हीं बंदरगाहों से होता है, जैसे मुंबई का कोच्चि, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे प्रमुख समुद्री व्यापार के केंद्र हैं। ठीक है। अगला है पर्यटन। तो यहाँ के समुद्र तट, बैक वाटर और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो पर्यटन उद्योग में योगदान देते हैं। देखा जाए तो मुंबई के तटों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कई प्रकार की यॉट, नाव वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यात्रा कराती हैं समुद्र की, जिससे पर्यटन काफ़ी बढ़ता है। तो ये हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण महत्व। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के जियोग्राफी में पश्चिमी तटीय मैदान को। तो इसकी स्थिति जानते हैं कि स्थिति इसकी क्या है पश्चिमी तटीय मैदान की। तो यह मैदान पश्चिमी घाट, पर्वत श्रृंखला और अरब सागर के बीच देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पश्चिमी घाट है वह कहाँ देखने को मिलता है? वह अरब सागर में देखने को मिलता है। तो ये वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये अरब सागर में आता है। और ये जो पीछे है तो ये कौन से हैं? ये पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो इसी के बीच में कौन सा तटीय मैदान है? पश्चिमी घाट वाले यहाँ मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गुजरात से लेकर केरल तक। ठीक है। ये गुजरात से लेकर पश्चिमी तट शुरू होता है और नीचे
दक्षिण में केरल तक जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो जो इसका विस्तार है वह लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यानी ऊपर से नीचे तक जब हम आएंगे तो इसकी लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर की बैठती है। और जो इसकी चौड़ाई है, ये आप जो चौड़ाई देख रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई लगभग 50 से 100 किलोमीटर देखने को मिलती है। कहीं इसकी 50 किलोमीटर है, तो कहीं यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर 100 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो पश्चिमी तटीय मैदानों की मिट्टी कम उपजाऊ है, इसमें पोषक तत्व भी कम देखने को मिलते हैं। क्लियर? जो पश्चिमी तटीय मैदानों की मिट्टी है वह कैसी है? कम उपजाऊ है, उसमें पोषक तत्व भी कम देखने को मिलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन से इसमें तट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है गुजरात तट। ठीक है, कौन सा है? गुजरात तट। तो यह कच्छ का रण और कठियावाड़ा प्रायद्वीप स्थित है। जो कठियावाड़ा प्रायद्वीप है, कई सारी मिट्टी को मिलाकर समुद्र में डालकर एक प्रायद्वीप का निर्माण किया गया था, जिसे क्या कहा गया है? कठियावाड़ा प्रायद्वीप कहा गया है। इसके अंदर ये आता है गुजरात में ग्रेट रण, जिसे हम कच्छ का रण भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे ग्रेट रण को। तो यह कच्छ के उत्तर में फैले लवण से भरे मैदान है। ठीक है, कैसे भरे मैदान है? लवण से भरे मैदान है। तो ग्रेट रण लगभग 320 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई इसकी कितनी है? लगभग 160 किलोमीटर के साथ लगभग 21 यानी 21,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। जो ये कच्छ का रण है, ठीक है, आप इमेज में देख रहे होंगे, तो ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 21,500 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई कितनी है? लंबाई देखने को मिलती है 320 किलोमीटर और चौड़ाई देखने को मिलती है 160 किलोमीटर। क्लियर? तो वर्षा के मौसम में ये बनास और लूनी नदी के जल द्वारा यहाँ काफी बाढ़ भी देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये था गुजरात वाला क्षेत्र, यानी गुजरात के तट। अब बात करते हैं कोंकण तट। तो कोंकण तट हमें कहाँ देखने को मिलता है? यह महाराष्ट्र के तटीय भाग, जो कि खड़ी चट्टानों और सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कैसे? खड़ी चट्टानों और सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है हमें कोंकण तट? तो ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला है कन्नार तट। तो यह कर्नाटक के क्षेत्र में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? यह कर्नाटक वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे देखने को मिलता है। इसके बाद है मालाबार तट। तो यह केरल के तट ये इलाका है जहाँ नारियल के पेड़ और बैक वाटर आकर्षण देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ किसकी अधिकता मिलती है मालाबार तट पर? तो यह नारियल की अधिकता देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये था पश्चिमी घाट। अब इसकी जानते हैं विशेषता। तो यहाँ के मैदान कैसे हैं? तो यहाँ के मैदान सकरे और ढलाव वाले हैं। कैसे हैं? सकरे और ढलाव वाले हैं। कई सुंदर समुद्र तट और प्राकृतिक बंदरगाह भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ बैक वाटर जैसे केरल में प्रसिद्ध है और समुद्र तटीय झीलें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यह तटीय मैदान उपजाऊ मिट्टी से ढके हुए हैं। ठीक है, यानी जो मिट्टी है यहाँ की उपजाऊ वाली, उससे ढके हुए हैं। अगला है पूर्वी तटीय मैदान, यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब जानते हैं इसकी स्थिति के बारे में। तो यह मैदान पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। जो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर पूर्वी घाट के पर्वत हैं। ठीक है, कैसे हैं? पूर्वी घाट के पर्वत। और यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी कहते हैं। जो यहाँ पर समुद्र है, इसे क्या कहते हैं? एक तरीके से बंगाल की खाड़ी कहते हैं। उसके बीच में ये जो आप कलर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सब क्या है? पूर्वी तटीय मैदान के क्षेत्र है। क्लियर? तो ये है पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कहाँ से? तो ये पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। कितनी है? 2000 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 100 से 120 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। कितनी है? 100 से 120 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके प्रमुख क्षेत्र। तो इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें है सबसे पहला उड़ीसा का तट। ठीक है, कौन सा है? उड़ीसा का तट।
तो यहाँ महानदी का डेल्टा स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के तट पर क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ महानदी अपना डेल्टा आकर बनाती है और चिल्का झील जैसी प्रमुख झीलें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगला है आंध्र तट, यानी आंध्र प्रदेश वाला तट। तो यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशाल डेल्टा देखने को मिलता है। जो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा देखने को मिलता है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है मैंने आपको कई बार नदी वाली वीडियो में भी बताया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उससे जरूर देख लीजिएगा। डेल्टा क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे कोई एक मुख्य नदी आती है तो ये आगे चलकर कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से फैलने लगती है, तो इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा का रूप कहा जाता है। यानी एक मुख्य नदी की धारा आगे चलकर कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद है अगला कोरोमंडल तट। ठीक है, तो यह तमिलनाडु का तटीय भाग है जहां कावेरी नदी का डेल्टा स्थित है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पर किसका डेल्टा देखने को मिलता है, कावेरी नदी का डेल्टा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ मैदान समतल और चौड़ा है। यहाँ मैदान कैसा है, समतल और चौड़ा है। यहाँ कई बड़े डेल्टा पाए जाते हैं जो उपजाऊ कृषि भूमि प्रदान करते हैं। चिल्का झील जैसी तटीय झीलें यहाँ प्रसिद्ध हैं और मछली पालन और पक्षी विहार के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा कई प्रकार के डेल्टा भी देखने को मिलते हैं जो जड़ोल जमाव के परिणाम स्वरूप निर्मित हुए हैं। इस प्रकार इसमें कई प्रमुख डेल्टा भी शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है। याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें पूर्वी तटीय मैदानों में देखने को मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे हो गए पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। यदि अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख मैदानों के बारे में। इससे पहले हमने क्या जाना अभी तक, तो वो थे तटीय मैदानी क्षेत्र। अब बात करेंगे सिर्फ मैदानों के बारे में जो कि नदी के किनारे बनते हैं। तो भारत में कई प्रमुख मैदान हैं जो अपनी उपजाऊ भूमि, जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला है उत्तरीय भारतीय मैदान। ठीक है, कौन सा है, उत्तरी भारतीय मैदान। अब जानते हैं इसकी स्थिति को। तो यह मैदान उत्तर भारत में गंगा, यमुना, सतलज और उनकी कई सहायक नदियों द्वारा बनता है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से राज्यों में देखने को मिलता है, तो यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में यह देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत से बाहर अगर देखा जाए उत्तरी मैदानों को। ये तो थे भारतीय मैदान क्षेत्र। अगर यही नदी भारत के बाहर भी बनाती है, जैसे तिब्बत, पाकिस्तान और थोड़ा सा चीन वाला हिस्सा भी है अपने साथ लेकर चलती है। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर भारतीय मैदानों को, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसमें प्रमुख है। ठीक है, याद रखिएगा, तीन इसमें प्रमुख हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। क्लियर। और आगे देखेंगे तो इसमें बिहार भी शामिल हो जाता है और पश्चिम बंगाल भी शामिल हो जाता है, लेकिन ये देखने को मिलता है उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, इसलिए हमने इनको मेंशन किया है। अब इसकी विशेषता जानते हैं। तो यह मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और गन्ने आदि की खेती भी की जाती है। सबसे ज्यादा गेहूं और गन्ने की भी खेती यहाँ पर की जाती है। क्लियर। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, किसका मैदान, ब्रह्मपुत्र का। तो इसकी स्थिति है, तो यह मैदान उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो यह ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलता है भारत के। तो यह भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बनता है। और भारत के राज्यों में देखा जाए तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वह बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भारत में, तो भारत में यह असम और अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह क्षेत्र दलदली भूमि
और बाढ़ प्रबल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ चाय, जूट और धान की खेती की जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें चाय की खेती की जाती है। याद रखिएगा, जो असम और अरुणाचल प्रदेश भी चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला है पंजाब का मैदान। ठीक है, अब जानते हैं इसकी स्थिति को। तो इसकी स्थिति सतलुज, ब्यास और रावी नदी के द्वारा बनती है। अब देखते हैं ये किन राज्यों में है। तो यह राज्य पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत इसका हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। और देखा जाए तो भारत से बाहर तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी कवर करता है, लेकिन हम बात करते हैं भारत के क्षेत्र, तो इसमें पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र मिलता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता। तो यह मैदान गेहूं उत्पादन के लिए अत्यधिक जाने जाते हैं, इसलिए इसे गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए भारत के मैदानों में गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है, तो पंजाब के मैदान को। क्लियर। अगला है गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान की स्थिति क्या है। तो गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी में आती है यमुना नदी। ठीक है, तो ये गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में यह देखने को मिलता है गंगा का मैदान। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है। तो यह उत्तराखंड से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल में जाकर समाप्त होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विशेषता क्या है। यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और धान, गन्ना, गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लियर। तो ये था गंगा का मैदान। इसके बाद है सिंधु गंगा का मैदान। इसकी स्थिति है भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से। राज्य हैं भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है। तो यह मैदान सिंधु और गंगा नदी के अपवाह तंत्र द्वारा निर्मित है और यह अत्यधिक उपजाऊ भी है। ठीक है, इसके बाद है मध्य भारतीय मैदान, यानी सेंट्रल भारत में जो भी मैदानी क्षेत्र है उसको जानते हैं। तो इसकी स्थिति क्या है। भारत के मध्य और पूर्वी हिस्से जो इसके राज्यों में आता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह देखने को मिलता है। विशेषता क्या है। तो यह क्षेत्र नर्मदा और ताप्ती नदी से बना है और यहाँ कपास, सोयाबीन और मूंगफली की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो इसमें जो ताप्ती नदी है, याद रखिएगा, ये एक मात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है नदी वाली वीडियो में। तो जो ताप्ती नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। अगला है दक्कन का पठारी मैदान। तो ये देखने को मिलता है दक्षिण भारत में, यानी सेंट्रल भारत से थोड़े से नीचे आएंगे तो जो राज्य कवर करता है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र इसमें देखने को मिलता है। जो भी यहाँ पर येलो पार्ट हो रहा है वह सभी दक्कन के पठार मैदान वाले क्षेत्र में आता है। क्लियर। तो ये वाला क्षेत्र है वह दक्कन का पठारी मैदान कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है। तो यह क्षेत्र एक पठारी मैदान है, यानी पत्थरों से भरा हुआ है और यहाँ पर कपास, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की खेती ज्यादा की जाती है। क्लियर। अगला है सुंदरबन का मैदान। तो इसकी स्थिति है भारत और बांग्लादेश की सीमा। राज्य देखा जाए तो यह पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। विशेषता क्या है इसकी। तो यह दलदली क्षेत्र सुंदरबन के मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और सुंदरबन टाइगर रिजर्व के लिए भी यह काफी प्रसिद्ध है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी यहीं पर आकर बनता है, जो कि गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है और इसमें साथ में आकर ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है, जो कि एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये थे भारत के तटीय मैदान घाट्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।